everyone, good evening everyone, good evening. The reason for delay, पहली बात तो देखो क्या होता है ना, where there is hope there is way. हमारे एरिया में भैया आज लाइट नहीं थी तो सुबह से इन्वर्टर टू 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 करते करते बस वो भी सोने की तैयारी में था, अपनी ऐसे बोलते ना एकदम अंतिम सांसें गिन रहा था और 6 बजने में 10 मिनट कम थे तब मैंने सोचा कि अब टेलीग्राम पे वीडियो बनाने का समय आ गया कि बता देता हूं कि आज की क्लास बाबू हमें आगे पीछे करना पड़ेगी कुछ। आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि गई भैंस पानी में और उतने में क्या हो गया कि 4 मिनट बचे थे, 4-5 मिनट बचे थे उतने में लाइट आ गई। ठीक है, तो वेयर देयर इज वे देयर इज क्या था, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। ठीक है, तो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, लेट अस स्टार्ट विद दिस नाउ। आज की हमारे पास जो कहानी है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया, क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, हिस्ट्री का चैप्टर 2। कितने लोगों को ये चैप्टर बहुत ऐसे दिल से पसंद है? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट समझा दो कल एग्जाम में। ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब सिंपल सा ये है बाबू कि जैसे एक डैम है तो डैम में पानी भर के रखा है तो सिर्फ इरिगेशन के काम नहीं आ रहा है, बिजली बन रही है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए कैनाल में वाटर भी सप्लाई हो रहा है। तो एक डैम से मल्टीपल पर्पसेस को क्या किया जा रहा है, फुलफिल किया जा रहा है, तो वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहलाता है। पसंद है ये चैप्टर? हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आदित्य, कलेश्वरी, सनातनी गर्ल, यशिता, रवि, साइबर कैफे, सब पूरे दुकान सब ये खोल के बैठो तुम चैट सेक्शन में, अपने अपने नाम से आया करो। ठीक है, तो गुड इवनिंग एवरीवन, लेट अस स्टार्ट दिस नाउ। यार एक डाउट था कल एक स्टूडेंट का, जस्ट लेट मी सी, कोई बहुत अच्छा डाउट था, मैंने बोला भी था कल मैं सेशन में बता दूंगा। कल के चैप्टर में से एक डाउट था, लेट मी सी क्या डाउट था उस बच्चे का, डाउट स्किप हो गया एकदम दिमाग से, मैंने बोला भी था कल के सेशन में बताऊंगा। अगर वो बच्चे क्लास में है, आलेख तुम्हारा डाउट था कुछ, डू यू रिमेंबर क्या था? मतलब मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि क्या डाउट था। इन द चैट आलेख, आर यू देयर? हाँ, नेट अटेंडेंस रेशियो और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो से। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है तो तीनों लेवल की बात करता है। ठीक है, तो प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हायर एजुकेशन, ठीक है, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन तीनों लेवल पे जो आपको एनरोलमेंट्स मिलते हैं तो वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है। और नेट अटेंडेंस रेशियो स्पेसिफिकली 14 से 15 साल के बच्चों के लिए रहता है, मतलब 14 से 15 साल के एज ग्रुप में टोटल बच्चों में से कितने बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, वो नेट अटेंडेंस रेशियो और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो रहता है तो तीनों लेवल ऑफ एजुकेशन में देखता है कि कितने बच्चे एनरोल्ड हैं। समझ गए? चलो अब आ गए आगे सारे बच्चे। ठीक है, शुभ संध्या, शुरू किया जाए, आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। अब मैं 2-3 चीजें बता रहा हूं तुम्हें, देखो ध्यान से सुन लेना है, चैप्टर स्टार्ट करो उसके पहले। सबसे पहली चीज तो ये कि पूरा वन शॉट रिवीजन हम करने वाले हैं। आगे आने वाले 1 घंटे के लिए, 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट के लिए सांसें थाम कर बैठना, एनसीईआरटी सामने रखना। ठीक है, सांसें थाम कर बैठना, एनसीईआरटी सामने रखना। और एक और चीज क्या कर लेना, आगे आने वाले 1 घंटा 10-15 मिनट के लिए सारी चीजों को कनेक्ट करते चलना। ठीक है, जैसा जैसा बताते चल रहा हूं, जो आपने पहली बार पढ़ा है, ठीक है, तो जो पहली बार पढ़ा है तो उस पहली बार वाला जो पार्ट पढ़ा है ना, उसको क्या करना, उसको पूरा रिकॉल करते चलना कि आपने जब पहली बार चैप्टर पढ़ चुके हो तो, और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप पूरी कहानी समझते चलना। ठीक है, आई प्रॉमिस यू कि इस वीडियो के बाद में आपका जो चैप्टर वाला पूरा पार्ट है ये बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, नेशनलिज्म इन इंडिया वाला। ठीक है, तो राम राम भाई सारे ने, आज है हम हमारे 10 डे हार्ट्स के 5th डे पे, जहां पे नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। पहला चैप्टर आपने हिस्ट्री में क्या पढ़ा है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा है। और अब ये जो चैप्टर पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में ये कॉमन है कि आप ये देखते हैं, दोनों में ये कॉमन है कि नेशनलिज्म वर्ड कॉमन है। सर मैथमेटिक्स वाला बच्चा ऐसे देखेगा कि दोनों में नेशनलिज्म कॉमन है, काट देते हैं। बेसिकली आप देखेंगे तो यूरोप में भी किस तरह से राष्ट्रवाद पैदा हुआ, कि लोग कैसे एकजुट आए, और वही चीज हम इंडिया में देखना कि कैसे लोगों के अंदर वो राष्ट्र का भाव पैदा हुआ। अब दोनों ही जगह आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सिमिलरिटी ये है कि दोनों जगह पीपल्स ओन स्टेट की इमेजिनेशन जो कैसे फायर हुई, कैसे ट्रिगर हुई, वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, वाला पार्ट रहेगा। नेशन स्टेट जो बने, जब तक आप नेशनलिज्म की फीलिंग से बंधोगे नहीं, कैसे, हाउ कुड यू इमेजिन अ नेशन स्टेट, तो नेशन स्टेट वाला पार्ट जो दोनों में सिमिलर है। तो अब हम इंडिया के केस में और यूरोप के केस में क्या देखेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म रेनेसांस से डेवलप हुआ था, मतलब वहां के लोगों ने समझा कि लिबर्टी इक्वालिटी जरूरी है, इस कारण से वो लोग एकजुट हो गए। लेकिन इंडिया में नेशनलिज्म अलग तरह से स्टार्ट हुआ, वो कैसे पता है? यहां पे मॉडर्न कॉलोनियलिज्म जो डेवलप हुआ, जैसे ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब्जा किया। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब्जा किया तो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न कॉलोनियलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड विद द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। समझना बहुत अच्छे से, क्या कि जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, कॉलोनियलिज्म बढ़ता चले गया, इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म हमने 2 शब्द पढ़े थे चैप्टर 1 में। तो जो इंपीरियलिज्म बढ़ता चले गया, जब दूसरे लोग हमारे देश पे डोमिनेट करने लगे, मुझे भी परेशानी, इन्हें भी परेशानी, उन्हें भी परेशानी, और हम तीनों ने जब ये देखा कि यार हम तीनों का एकजुट होना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि जो कॉलोनियल मूवमेंट हमारे ऊपर चला आ रहा है, जो कॉलोनियल पावर हमारे ऊपर बैठी हुई है, इन्हें हटाना जरूरी है। तो उस कारण से कहीं ना कहीं क्या है, उस एंटी कॉलोनियल मूवमेंट ने हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जन्म दिया। ठीक है, सो इन दिस प्रोसेस स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल पीपल बिगन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी। ठीक है, तो कॉलोनियल पीपल सारे एक साथ आने लगे किसी तीसरे को अपोज करने के लिए जो उनके ऊपर डोमिनेट कर रहा था, और आपस में एकजुट होते चले गए। मतलब ये ना कि मैं भी परेशान, तुम भी परेशान, ये भी परेशान, तो हम तीनों आपस में दोस्त बन जाएंगे। ठीक है, वो चीज रहती है। अब यहां पे क्या है कि जब ये यूनिटी फोर्ज हो रही थी, जब लोग एक साथ आ रहे थे तो लोग धीरे धीरे एक साथ आ रहे थे, लेकिन एक अमीर व्यक्ति का, एक किसान का, एक इंडस्ट्रियल वर्कर का, एक इंडस्ट्रियल ओनर का, वुमेन का, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस रहे। तो उस यूनिफाइंग प्रोसेस में सबके अलग अलग एक्सपीरियंस रहे। ठीक है, और उन सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस को कहीं ना कहीं महात्मा गांधी ने एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करी है, वो इस चैप्टर का सार है। तो अगर जैसे देखा जाए तो चैप्टर में 2 बड़े मूवमेंट्स, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के इर्द गिर्द चीजें घूमने वाली है। ये चैप्टर की रूपरेखा, ठीक है, ये चैप्टर की क्या है, ये चैप्टर की रूपरेखा है। समझ गए?
सुना, ये चैप्टर की रूपरेखा है, ब्लर वगैरह कुछ नहीं है, समझ गए? क्यों थम्स अप? ये चैप्टर की रूपरेखा है पूरी, आपको अगर आप मैं बाउंड्री डिफाइन करके दूं तो ये है चैप्टर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चैप्टर स्टार्ट होता है। ये समझ में आ गया सबको? देखो ब्रॉड पर्सपेक्टिव जो चैप्टर का देना था वो दे दिया मैंने आपको। हाँ, तो अब अगर हम यहां से शुरू करें तो दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सवाल बनता है 5 नंबर का, और ये तय है कि इस बार एग्जाम में आएगा ये सवाल। इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कह पा रहा हूं? क्योंकि हर बार आता है क्या कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया में लोगों को एकजुट कैसे किया, हाउ डिड दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर played a very important role in forging the national unity among the Indians, ठीक है? What were the economic and political condition during the time of first world war in India? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला क्वेश्चन बनता है। तो अब जैसे अगर हम देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से नेशनल मूवमेंट कैसे स्ट्रेंथन हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने हमारे देश में नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप करी। कैसे कि वर्ल्ड वॉर का समय था, ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे, लड़ने के लिए रिसोर्सेज चाहिए थे, रिसोर्सेज इंडिया से एक्सप्लॉइट किए गए। कैसे? तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि लड़ाई के लिए जो पैसा चाहिए था, तो देयर वाज ह्यूज डिफेंस एक्सपेंडिचर व्हिच वाज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीज्ड टैक्सेस। पहली बार इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिए गए, वॉर लोन ले लिया ब्रिटेन ने, उसकी भरपाई फिर कहां से होगी? इंडिया का खून चूसेंगे, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अत्याचार इंडिया सह रहा था वर्ल्ड वॉर की आड़ में, ठीक है? फिर क्या, देयर वाज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द वॉर पीरियड। अब टैक्स बढ़ा दिया तो चीजों की कीमत बढ़ गई, ठीक है? लोग जो थे, आम जनता जो थी, दे वर सफरिंग, ठीक है? कहां से पे करेंगे? समझ में आया? तो पीपल वर सफरिंग। अब आगे देखेंगे तो तीसरी चीज क्या हो रही है कि चीजों की कीमत बढ़ गई, टैक्स बढ़ गया, फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था। फोर्स रिक्रूटमेंट मतलब कि लोगों को जबरन क्या किया जा रहा था, आर्मी में भर्ती किया जा रहा था, किसके बिहाफ पे लड़ने के लिए? ब्रिटेन के बिहाफ पे लड़ने के लिए। सिंस इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, यहां से लोगों को जबरदस्ती ले जाया जा रहा था, गांव में से लोगों को फोर्सफुली रिक्रूट किया जा रहा था, ठीक है? तो इसके चलते अब ये ना कि परिवार वालों को लगे कि हमारे बेटे को ले गए लड़ने के लिए, जिसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, जिस देश का। अब जैसे आप मानते हो कि आज एक गांव से व्यक्ति निकलता है, आर्मी में जाता है, तो वो गर्व से जाता है क्योंकि उसे अपने देश से प्यार है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रिटेन के लिए लड़ने जा रहे हैं, ब्रिटेन से हमें लेना देना नहीं, ठीक है? फोर्स रिक्रूटमेंट, क्रॉप फेलियर लीडिंग टू दी शॉर्टेज ऑफ क्रॉप्स। अब इसी समय पे क्या हो रहा है, यही जो टाइम पीरियड था 1914 से 18, क्रॉप फेलियर हो गए, तो पहले ही गरीबी है, चीजों की कीमत ज्यादा है, और गीला आटा क्या हो गया कि जितना फसल प्रोड्यूस हो रहा था उतना भी नहीं, क्रॉप फेलियर हो गया, ठीक है? इतने पे ही बस नहीं हुई है, और साथ ही साथ क्या हो गया कि इस समय पे इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गया, बीमारियां महामारियां फैल गई, लीडिंग टू एपिडेमिक एंड फेमाइन, ठीक है? तो एक तरह से अकाल पड़ गया, खाने की कमी, बीमारियां सिर पे, फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा है, टैक्स बढ़ गया। तो ये सारी चीजों के लिए जिम्मेदार कौन? ये सारी चीजों के लिए जिम्मेदार ब्रिटिशर्स। और इसी के चलते जो आम जनता थी ना, तो दे हैड अ ह्यूज रेजेंटमेंट अमंग देयर हार्ट्स, ठीक है? उनके दिलों में एक आग थी, क्या कि सब किया कराया किसका है? ब्रिटिशर्स का है, सब किया कराया ब्रिटिशर्स का है। तो मतलब वो ये, मैं भी परेशान, ये भी परेशान, ये भी परेशान, और परेशानी का कारण ब्रिटिशर्स। तो हम सारे लोग एकजुट हो रहे थे। तो हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द नेशनल मूवमेंट? समझ आया? क्योंकि हम सब 5 नंबर का क्वेश्चन है, बार बार आता है। रेजेंटमेंट मतलब नाराज हो जाना, ठीक है? नाराज हो जाना, नाखुश हो जाना, ठीक है? ये हम सब 5 नंबर का क्वेश्चन सीधा है, ये रहा 5 नंबर का क्वेश्चन कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कैसे हमारे नेशनल मूवमेंट को फोर्ज किया। अब यहां जैसे देखेंगे ना, तो इसी प्रोसेस में, मतलब ये जो स्थिति बनी हुई थी, इसी स्थिति में महात्मा गांधी आते हैं। कहां पे? इसी स्थिति में महात्मा गांधी आते हैं भारत में। कहां से? साउथ अफ्रीका से लौट के आते हैं 1915 में, टू बी मोर प्रिसाइज जनवरी 1915, ठीक है? तो जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जब लौट के आते हैं, तो अकेले खाली हाथ नहीं आते, जब कोई बाहर से गांव से आते हैं अपने रिश्तेदार, तो अपने साथ सामान लेके आते हैं। तो महात्मा गांधी भी आए। महात्मा गांधी गेव अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल टू एक्सप्रेस दिस रेसेंटमेंट। लोगों के अंदर गुस्सा था, आक्रोश था, और महात्मा गांधी ने उस गुस्से को चैनलाइज किया, एक नया तरीका दिया कि कैसे हम ब्रिटिशर्स से बदला लेंगे, या फिर कैसे हम प्रोटेस्ट करेंगे, कैसे हम अपने अंदर की आग को चैनलाइज करेंगे, ठीक है? तो महात्मा गांधी जब इंडिया लौट के आए, तो महात्मा गांधी इंडिया लौट के आने के बाद उन्होंने एक न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल दिया, जिसका नाम था सत्याग्रह। सत्याग्रह कितने बच्चों को पता है? सत्याग्रह पे छोटा क्वेश्चन बनता है क्या कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सवाल बहरूपिया होता है, तो सत्याग्रह पूछा जाएगा तो सत्याग्रह में आपको क्या ध्यान रखना है कि सत्याग्रह इज अ फिलॉसफी, ठीक है? फिलॉसफी गिवन बाय महात्मा गांधी, वेयर बाय ही एम्फसाइज्ड ऑन 2 थिंग्स, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। क्या है? अहिंसा और सत्य, 2 चीजों का हमें साथ पकड़ना होगा। महात्मा गांधी ने फिलॉसफी को एक्सप्लेन किया। क्या महात्मा गांधी ने बोला कि इफ यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस, अगर आप अन्याय के विरुद्ध खड़े हो, ठीक है, तो खड़े होने में किसी बात की शर्म नहीं है और किसी बात का डर नहीं है। और अगर आप अन्याय के विरुद्ध खड़े हो तो आपको क्या करना है? आपको डरने की जरूरत नहीं है और ना किसी को मार पीट के डराने की जरूरत है। आपको सिर्फ सत्य का साथ पकड़ना है, और जो आपके साथ गलत कर रहा है उसे ये एहसास दिलाना है। क्या एहसास दिलाना है? ठीक है, जो ऑपरेसर है उसको ये एहसास दिलाना है कि ही और शी इज डूइंग इनजस्टिस। समझ गए? इफ यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस, then the violence is not required to prove your point. All what you are required to do is to appeal to the conscience of the oppressor. Conscience यानी अंतर्मन, चेतना। जो ऑपरेसर है उसकी आत्मा को एहसास दिलाओ क्या कि तुम गलत कर रहे हो, और इससे होगा क्या कि जिस दिन वो गलत करने वाले व्यक्ति को एहसास होगा कि हाँ मैं गलत कर रहा हूं, the truth is bound to triumph, जो सत्य होगा उसकी विजय होगी। और महात्मा गांधी ने इस तरह से सत्याग्रह के आइडिया को एक्सप्लेन किया। सत्याग्रह का आइडिया समझ में आया? ठीक है, सत्याग्रह का आवाज कहां गई? कौन सी आवाज? ओरिजिनल वाली आ जाएगी वापस, मामा के गांव गई अभी, गला बैठा हुआ है मेरा, तो थोड़ा सा वो भी 1-2 दिन तो लेगा ना बस, ठीक है? तो अब जैसे अगर हम वापस आए यहाँ पे, तो अब ये आइडिया दिया महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का। अब ये सत्याग्रह का आइडिया सिर्फ ऐसा नहीं है जैसे कोई भी उन्होंने एक विचार दिया तो उस विचार को धरातल पे उतार के दिखाया। चंपारण में 1917 में, खेदा में 1917 में, और अहमदाबाद में 1918 में। ये इस चैप्टर का मैप वर्क है। जो बच्चे मैप वर्क के नाम से छाती पीट रहे हैं, 2 चीज सुनो, पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो एक दिन में मैं हाफ ईयरली के जो चैप्टर्स हैं जितने हमने करें इनका पूरा मैप वर्क एक साथ करवा दूंगा लाइव। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि हमारा सर कल ही एग्जाम है, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, क्या है, ऑलरेडी मेड दी वीडियो। अगर आप सर्च करोगे ना तो एक नहीं 1004 साल से बार-बार वीडियो बना रहा हूं, मैप वर्क में ज्यादा चेंज नहीं आता है। तो हिस्ट्री का सिर्फ एक ही चैप्टर है, उसका मैप वर्क है। ज्योग्राफी के शुरुआत के 2-3 चैप्टर के करना होंगे हाफ ईयरली के हिसाब से, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, उतना मैप वर्क कर लो, ठीक है? चलो, तो महात्मा गांधी ने ये सत्याग्रह के आइडिया को चंपारण में पहली बार टेस्ट किया, जहां पे चंपारण बिहार में 1917 में जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे उनके सपोर्ट में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में क्या किया, धरना रखा। खेदा में 1917 में प्लेग ब्रेकआउट हो जाता है, तो इस कारण से क्या कि जो
पीजेंट्स थे वो टैक्स नहीं पे कर सकते थे, तो उनके सपोर्ट में खड़े हुए महात्मा गांधी ने यहां पर सत्याग्रह के प्रिंसिपल से जीत के दिखाया, ब्रिटिशर्स को घुटने टिकवा दिए। और अहमदाबाद 1918 में उन्होंने अपने ही लोग, मतलब इंडियन जो कॉटन मिल ओनर्स थे ना, तो कॉटन मिल ओनर्स के अगेंस्ट में, कॉटन मिल वर्कर्स के फेवर में सत्याग्रह के प्रिंसिपल से प्रोटेस्ट किया, ठीक है। और अहमदाबाद में 1918 में कॉटन मिल ओनर्स के घुटने झुकवा दिए, ठीक है। तो यहां घुटनों पे ला दिया, मतलब ठीक है। तो ये 3 जगह पे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के प्रिंसिपल को एक्सपेरिमेंट किया। फिर क्या हुआ, फिर महात्मा गांधी ने तय कर लिया क्या कि ये जो सत्याग्रह का प्रिंसिपल है ये सिर्फ हमें रीजनल लेवल पे नहीं चलाए रखना है, इसको नेशनल लेवल पे बड़ा नेशन वाइड मूवमेंट लाना होगा, ठीक है। 1918 है ना बाबू, देखो चंपारण 1917, खेदा 1917, अहमदाबाद 1918, ठीक है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, लोग बोलते हैं सर डेट्स याद नहीं होती, कैसे याद नहीं होती, देखो बताता हूं। 1950 में महात्मा गांधी आए, ठीक है, एक साल तुमने पूरा घूमने में लिया होगा देश को। फिर 1917 में उन्होंने 1917 में कहां गए, चंपारण, 1917 में गए खेदा, 1918 में गए कहां, 1918 में गए अहमदाबाद, 1919 में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग इंसिडेंट वाला पूरा केस होगा 1919 का, ठीक है। फिर 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू कर देंगे, 1920 में नॉन कॉपरेशन, 1921 में नॉन कॉपरेशन को कॉल ऑफ कर लेंगे, ठीक है। सिंपल, पूरी हिस्ट्री 3-4 टॉपिक मैंने आपको एक लाइन में बता दी है। बताओ कौन डरता है डेट से? अब तो डेट का भी एक पैटर्न होता है, वो पकड़ लोगे तो सीधा आसान रहेगी। कब क्या हो रहा है आपको कहानी पता है तो क्रोनोलॉजी में चल रही है, समझे? कब क्या हो रहा है अगर उस चीज का एक पैटर्न समझोगे तो सब क्रोनोलॉजी में चल रहा है। चलो, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते लोगों के अंदर वैसी एकदम गुस्सा भरा हुआ था, रेजेंटमेंट था, ठीक है। बाबू चंपारण 1916 में नहीं है, सुनो नहीं, देखो देखा जाए तो 1916 में चंपारण है, मान रहा हूं मैं तुम्हारी बात, लेकिन क्या है कि एनसीईआरटी में नई एनसीईआरटी में चेंज करके उसको 1917 कर दिया है, ठीक है। तो अब आपको नई एनसीईआरटी के हिसाब से 1917 ही ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो अब जैसे देखें महात्मा गांधी आए, सत्याग्रह का आइडिया लेके आए। अब उसी के पैरेलल आप जैसे देखेंगे तो इन सारी चीजों से एक नया जोश आ गया था लोगों के अंदर, नेशनलिस्ट फोर्सेस जो थी वो इंटेंसिफाई हो गए थे, लोग इकट्ठे हो गए थे, एकजुट हो गए थे। इसी बीच में क्या हो रहा था, इसी बीच में जैसे बताया 18 तक आ गए। 1919 में ब्रिटिशर्स ने एक लॉ पास किया था और उस लॉ का नाम था रॉलेट एक्ट, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने एक लॉ पास किया था, उस लॉ का नाम था रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, रॉलेट एक्ट में आपको देखने को मिल रहा है कि जो रॉलेट एक्ट पास हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है, 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है विदाउट एनी ट्रायल। ट्रायल मतलब कि उसको कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा, और अगर फिर वो व्यक्ति बेगुनाह पाएगा तो छोड़ देंगे, लेकिन 2 साल तो उसने जेल में बिता दिए ना अपने, समझे? तो यहां पे अगर जैसे आप देखेंगे तो रॉलेट एक्ट को एक बहुत अनजस्ट लॉ, ब्लैक लॉ बताया गया था, ठीक है। अभी उसको समझाएंगे। तो ये रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हुए नेशनलिस्ट फोर्सेस और वैसे इंटेंसिफाइड थी ही, ठीक है, फर्दर एक्सीलरेटेड ड्यू टू इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट। और यही सब पूरा उठापटक चल रही थी। इसी बीच में क्या होता है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी हो जाता है, साथ ही साथ में खिलाफत मूवमेंट भी पैरेलल चल रहा था, समझना। हाँ, मैं आपको जो पहला टॉपिक है आपके चैप्टर का, बड़ा टॉपिक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड एक स्लाइड पे बता रहा हूं, ठीक है। तो दिस प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द नेशन वाइड मूवमेंट, और उसी का आउटकम होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या करते हैं, क्या हो रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सिचुएशन खराब थी, महात्मा गांधी आए, सत्याग्रह का आइडिया दिया, ठीक है। नेशनलिस्ट फोर्सेस इंटेंसिफाई हो रही थी, उसी के पैरेलल में रॉलेट एक्ट पास किया गया था, जिसके फॉलो अप में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, खिलाफत इशू पैरेलल में चल रहा था। तो इन सारे कारणों से लोग नाखुश थे, हर तरफ से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आवाज उठाई जा रही थी, ठीक है। और इन्हीं सारी चीजों ने अपॉर्चुनिटी दी किस चीज की, नेशन वाइड मूवमेंट की, और वो नेशन वाइड मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के फॉर्म में डेवलप होगा, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के फॉर्म में डेवलप होगा, समझे? तो अब अगर हम जैसे देखें कि रॉलेट एक्ट क्या है, तो रॉलेट एक्ट क्या था, एक लॉ पास किया गया था, बताया मैंने, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब जो ब्रिटिशर्स की असेंबली थी उनके द्वारा एक लॉ पास किया गया, जिसके चलते गवर्नमेंट को उन्होंने पावर दे दी क्या कि किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को डिटेन कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, प्रिजन में डाल सकते हैं विदाउट ट्रायल फॉर 2 इयर्स। तो ये तो ब्लैक लॉ था, इसके अगेंस्ट में जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहे थे। महात्मा गांधी ने भी बोला क्या कि हम क्या करेंगे, गांधी जी डिसाइडेड टू मेक अ हड़ताल अगेंस्ट दिस अनजस्ट लॉ ऑन 6 अप्रैल 1919। और ध्यान रखना, सत्याग्रह प्रिंसिपल में पहली बात करी थी क्या कि जो भी करेंगे पीसफुली करेंगे। तो पीसफुली महात्मा गांधी ने बोल दिया कि इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में अपने हड़ताल करेंगे 6 अप्रैल 1919 को, और हुआ भी, ठीक है। पीसफुली लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन 4 दिनों के अंदर ही क्या होता है, बट ऑन 10 अप्रैल द मूवमेंट बिकेम वायलेंट। क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि लोग कई लाइन ऑफ कम्युनिकेशन डिसरप्ट ना करते, तो गवर्नमेंट ने लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करी, लोग भड़क उठे, और उस कारण से वायलेंस हो गया। अब जब वायलेंस हो गया ना, तो सरकार के पास में एक एज रहती है क्या कि लोग पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो सरकार फिर क्या करती है, अगर लोग एक इधर चलाते तो सरकार 4 डंडे मारती है, ठीक है। तो वही हुआ भी यहाँ पे कि पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो प्रोटेस्ट वायलेंट टर्न आउट हो गया, और उसी के चलते क्या है, जब प्रोटेस्ट वायलेंट टर्न आउट हुआ तो मार्शल लॉ इंपोज कर दिया गया। मार्शल लॉ क्या है, तो मार्शल लॉ मतलब फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया कि अब कोई, मतलब एक तरह से कर्फ्यू लगा दिया कि पीपल वर नॉट अलाउड टू गैदर टुगेदर ऑन रोड्स, पार्क्स, पब्लिक गैदरिंग को एक तरह से डिसबैंड कर दिया कि पब्लिक गैदरिंग जो है वो नहीं होगी, ठीक है, डिसअलाउ कर दिया। तो अब ये मार्शल लॉ इंपोज था। अब क्या होता है ना कि बैसाखी का मेला, ये टाइम पीरियड अप्रैल वगैरह का, बैसाखी का मेला लगता है पंजाब में, लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है, बैसाखी के मेले में। अब हुआ क्या है ना, तो 13 अप्रैल को वही इसी तरह से बैसाखी का मेला लगा था जलियांवाला बाग में। कुछ लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे जिन्होंने सोचा कि मेले की आड़ में हम लोग भी क्या कर लेंगे, अपने लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो 13 अप्रैल के दिन जलियांवाला बाग में सब इकट्ठे हुए थे, लेकिन जलियांवाला बाग में से बाहर नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि वहां पे जो जनरल डायर था उसको कमांड दी थी कि तुम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, मार्शल लॉ लगा हुआ है। और जनरल डायर ने जब उसे पूछा गया तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने क्या कहा, आई परफॉर्म दिस एक्ट टू क्रिएट अ मॉरल इफेक्ट अमंग द सत्याग्रहीज, कि मैं डर पैदा करना चाहता था इन द माइंड्स ऑफ, इन द हार्ट्स ऑफ सत्याग्रहीज। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट क्या है, जनरल डायर ने मार्शल लॉ का हवाला देते हुए बोला कि ये लोग इकट्ठे क्यों हुए और उनके ऊपर ओपन फायर करवा दी, और ये इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहलाता है। अब क्या होता है, अब जब लोगों को पता लगा कि इस तरह से हमारे भाई बंधु के ऊपर गोलियां चलाई गई है, तो लोग भी रोड पर उतर आए। इसका इंपैक्ट क्या हुआ, इसका इंपैक्ट हो गया कि लोग रोड पर उतर आए, बहुत सारे लोग की जान गई। अब लोग रोड पर उतर आए, लोग वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए
गवर्नमेंट भी वायलेंस का इस्तेमाल कर रही है। तो सत्याग्रही इस बार फोर्स टू रब देयर नोज एंड डू सलाम्स टू द साहिब्स। तो इस तरह से क्या है कि सत्याग्रही को भी प्रताड़ित किया गया बहुत ज्यादा, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको भी अरेस्ट किया गया, मारा गया, पीटा गया। सरकार ने फिर क्या है आयरन हैंड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा इंसिडेंट है किस चीज का, रॉलेट एक्ट से लगा के जलियांवाला बाग तक। अब यहां पे समझ में आया वाला पॉइंट, ये जो मैं आपको बता रहा था यहां पे कि जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, अब इसी के पैरेलल में खिलाफत इशू भी चल रहा है। खिलाफत इशू क्या है समझना। तो खिलाफत इशू अगर मैं आपको बताऊं तो खिलाफत इशू एक प्रयास था कि जिसके चलते हम हिंदूज और मुस्लिम्स को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए यूनिफाई कर सकते थे। कैसे? तो खिलाफत इशू ऐसा है कि कंटेक्स्ट दे रहा हूं मैं आपको कि ऑटोमन एम्पायर था, चैप्टर 1 में भी पढ़ा है। तो ऑटोमन एम्पायर जो टर्की में था, तो ऑटोमन एम्पायर के हेड जो थे, पॉलिटिकल हेड, उन्हें खलीफा कहा जाता था। और खलीफा जो थे तो वो वर्ल्ड वाइड जितने भी मुस्लिम मासेस हैं सबके स्पिरिचुअल हेड भी है। ठीक है, तो सारी मुस्लिम मासेस के सेंटिमेंट जुड़े हुए उनके साथ। ठीक है, तो अब क्या होता है कि खिलाफत इशू में ऐसा होता है कि मैं आपको ही समझा रहा हूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की जो है, टर्की यानी कि ऑटोमन एम्पायर जो था उस टाइम पीरियड पे, वो हार जाता है। अब ऑटोमन एम्पायर हार जाता है तो दिखती बात है कि जो जीते हैं, जीतने वाले कौन थे? ब्रिटिशर्स वगैरह। ठीक है, तो जो अलाइड पावर जीती थी तो उसमें ब्रिटेन भी था, और ये कहा जा रहा था कि ब्रिटेन जो है टर्की के ऊपर हार्श पीस ट्रीटी इंपोज करेगा। अब सारी मुस्लिम मासेस को ऐसा लगा कि यार हमारे खलीफा के अगेंस्ट में क्या हो रहा है, डिसरिस्पेक्ट हो रही है, रूमर्स फैल गई, और उसी के चलते सारी मुस्लिम मासेस ऑल ओवर द वर्ल्ड जो थी तो दे गैदर्ड टुगेदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटेन। सब ब्रिटिशर्स से नाराज थे। ठीक है, क्या था? तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। देयर वर रूमर्स दैट हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इंपोज्ड ऑन खलीफा। और उसी के चलते क्या है, उसी के चलते सारी मुस्लिम मासेस में, जैसे इंडिया में भी आप देखोगे तो यंग लीडर्स लाइक मोहम्मद अली, शौकत अली, ठीक है, इन्होंने महात्मा गांधी के साथ बात करी कि मुस्लिम्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया सब क्या है, दे आर नॉट हैप्पी विद ब्रिटिशर्स। जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ है, मेनी ऑफ द हिंदूज एंड सिख्स आर नॉट हैप्पी विद ब्रिटिशर्स, लेट अस यूनिफाई दीस फोर्सेस। लोगों के अंदर जो गुस्सा है उसको इकट्ठा किया जाए और एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च करते हैं, मुंह तोड़ जवाब देते हैं ब्रिटिशर्स को। समझे? दीस वर दी सेंटिमेंट्स। तो इसी के चलते क्या होता है, जो कलकत्ता का सेशन होता है, ठीक है, कब होता है? सितंबर 1920। ध्यान रखना, मैप वाली चीज है। सितंबर 1920 में जो कलकत्ता का सेशन होता है, तब महात्मा गांधी ने दूसरे लीडर्स को कन्विंस करा क्या कि हमें एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज। ठीक है, और अगर क्यूमुलेटिव एफर्ट वो देखोगे इंपैक्ट इसका, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते जो रेजेंटमेंट था, खिलाफत इशू, इन सारी चीजों को एक साथ, इन सारे मुद्दों को एक साथ प्रेजेंट करके अब हम क्या कर सकते हैं, भिगो के जूता मार सकते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और इसी चीज को प्रपोज किया महात्मा गांधी ने सितंबर के कलकत्ता सेशन में 1920 में। होता क्या है, पॉइंट ये थी कि नॉन कॉपरेशन तो एक तरीका है कि हम अपना कॉपरेशन हटाएंगे, ये मूवमेंट में कैसे अनफोल्ड होगा, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही क्यों, कॉपरेशन हटा के क्या मिल जाएगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने इस चीज को क्या दिया, इस चीज को अपना आइडियोलॉजिकल बेस दिया। उन्होंने क्या कहा, गांधी जी ने अपनी बुक हिंदू स्वराज में यह आइडिया प्रेजेंट किया। क्या आइडिया प्रेजेंट किया? महात्मा गांधी ये कहते हैं कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज जस्ट बिकॉज वी आर कोऑपरेटिंग विद देम। ठीक है, ठीक है, अगर हमने एक बार अपना कॉपरेशन हटा लिया तो द ब्रिटिश रूल विल कम टू कोलैप्स विद इन अ ईयर। एक साल के अंदर ब्रिटिश रूल जो है धड़ाम से क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, धरातल पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां आपको समझना होगा क्या कि गांधी जी जो थे, तो गांधी जी ने आइडिया दिया था कि हमें ब्रिटिश कॉपरेशन, ब्रिटिशर्स के साथ हम कॉपरेट कर रहे हैं बिकॉज इंडियंस आर कॉपरेटिंग, हम उनकी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम उनके कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, हम उनके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तभी तो ब्रिटिश रूल है। कॉपरेशन हटाओ, एक साल में ब्रिटिश रूल गिर जाएगा। ठीक है, तो द मूवमेंट वुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। ये तो बात सही है कि चलो अपना कॉपरेशन हटाना है, लेकिन कैसे इसको मूवमेंट बनाएंगे? तो महात्मा गांधी ने बताया कि अनफोल्ड करेंगे स्टेजेस में। पहले हम क्या करेंगे, अपना कॉपरेशन हटाएंगे, अपने टाइटल्स लौटाएंगे, अगर उन्होंने हमें कुछ मान लो क्या है कि उन्होंने अगर हमें कोई उपाधि दी है तो वो हटाएंगे हम अपने पास से, उनके प्रोडक्ट खरीदना बंद करेंगे। और इस प्रोसेस में अगर ब्रिटिशर्स वायलेंट तरीके का इस्तेमाल करते हैं तब हम एक फुल फ्लेजेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। तो उन्होंने प्लान दे दिया था कि ऐसे करके अपन मूवमेंट चलाएंगे। ठीक है, अब हो क्या रहा था ना, लेकिन इसी टाइम पीरियड में जैसे आप देखेंगे तो 1919 के आसपास काउंसिल इलेक्शंस होना थे, और 1919 के काउंसिल इलेक्शन में पहली बार इंडियंस को मौका मिल रहा था कि तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो कुछ कांग्रेस के लीडर ये सोच रहे थे कि अब तो मौका आया है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का और पावर हाथ में लेने का, और तुम बोल रहे हो कि नॉन कॉपरेशन में बॉयकॉट कर देंगे इलेक्शंस को। तो देयर वाज टसल विद इन द कांग्रेस ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ काउंसिल इलेक्शंस। समहाउ दिसंबर आते आते सबको कन्विंस कर लिया गया, और अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया जाता है इन द नागपुर सेशन ऑफ 1920 जो दिसंबर में हुआ था। प्रपोजल रख दिया गया था सितंबर में, सितंबर अक्टूबर नवंबर में मना लिया सबको, और दिसंबर के कांग्रेस सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को तिलक लगा के लॉन्च कर दिया गया कि जय हो। ठीक है, इस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया गया। समझ में आया? तो अब मुझे यहां तक आपको बताना है, क्या आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पीछे का बैकग्राउंड समझ में आ गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट समझ में आ गया? एक भी पॉइंट छूटा हो तो बता दो, पूरी यहां तक की कहानी समझ में आई? अब पॉइंट ये था, टॉपिक देखो क्या है, डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अलग अलग लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अब मैंने क्या बताया कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में वो ये कि सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव रहा है, अमीर का अलग, गरीब का अलग। ठीक है, तो समझ में आ गया? वेरी गुड, रिकैप करवा दे रहा हूं, रिकैप एक बार और करवा दे रहा हूं। रिकैप इस स्लाइड से करते हैं अपन, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी। ठीक है, ये एक स्लाइड से देखो, यहां तक का पूरा टॉपिक एक स्लाइड पे है। क्या? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते देयर वाज रिजेंटमेंट अमंग द पीपल, व्हाई? ये क्वेश्चन हो गया आपका एक। ठीक है, महात्मा गांधी आए और सत्याग्रह का आइडिया दिया, और इससे क्या है, नेशनलिस्ट फोर्सेस कहीं ना कहीं लोग एक साथ एकजुट हो गए थे। इसी के पैरेलल में क्या चल रहा था कि महात्मा गांधी के आने के बाद में 1919 में जैसे आप देखोगे तो रॉलेट एक्ट पास किया जाता ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसके चलते किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे। और रॉलेट एक्ट के ही फॉलोअप में जब मार्शल लॉ लगा दिया गया तो क्या हो जाता है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो जाता है। ठीक है, लोग बहुत नाराज थे, गुस्सा थे। उसी के पैरेलल में क्या होता है कि खिलाफत इशू भी चल रहा था, खिलाफत मूवमेंट पूरा का पूरा कि सारी मुस्लिम मासेस दे वर नॉट हैप्पी विद ब्रिटिशर्स। तो ये सारी चीजों से एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि हम हिंदू मुस्लिम को यूनिफाई कर सकते हैं, एक बड़ा ब्रॉड बेस्ड नेशनल मूवमेंट लॉन्च कर सकते हैं, और वो बड़ा ब्रॉड बेस्ड नेशनल मूवमेंट होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी ने अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल रखा, सितंबर में, दिसंबर में अडॉप्ट किया जाता है, दिसंबर के कांग्रेस सेशन में, और दिस इज हाउ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन आवर कंट्री। दिस इज हाउ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन आवर कंट्री। ठीक है, हो गया रिकैप? ठीक है, तो अब हम बात करें कि डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। अभी मूवमेंट चालू तो हो गया, लेकिन मैंने क्या बताया कि अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग है। ठीक है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग का मतलब क्या है? काउंसिल इलेक्शन मतलब, काउंसिल इलेक्शन मतलब ये होता है कि 1919 में जो इलेक्शन होना थे
किस मतलब जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया जो थी वो इलेक्शन कंडक्ट करवाती थी रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, तो अब उन इलेक्शंस में इंडियंस खुद पार्टिसिपेट कर सकते थे और उन्होंने बोल दिया कि अपने को नहीं पार्टिसिपेट करना, बॉयकॉट करना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे क्या हो रहा है कि मैंने बताया कि मूवमेंट में अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेट किया विद डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, सबकी अपनी अपनी ढपली थी, अपना अपना राग था। ठीक है, तो द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगन इन 1921। कहानी बताई थी मैंने आपको, 16 मतलब 15 में आए, 16 में घूमे, 17 18 19 20 21 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू कर दिया। ठीक है, अब चालू होता है और 22 में कॉल ऑफ भी कर लेंगे। ठीक है, तो देयर वर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद डिफरेंट आइडिया एंड रिस्पांस अबाउट द मूवमेंट। ठीक है, कौन कौन डिफरेंट ग्रुप थे, तो जैसे हम देखें सबसे पहले शहरों में, तो टाउन्स में क्या होता है, टाउन्स में कांग्रेस जैसा चाह रही थी, लोगों ने वैसे पार्टिसिपेट किया। बॉयकॉट ऑफ स्कूल, कॉलेजेस, सर्विसेज एंड इलेक्शन। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमें बॉयकॉट करना है, तो ये एक एक कीवर्ड है, एक एक कहानी रिकॉल करना। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन में क्या था, तो पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलता है कि बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, बल्ले बल्ले हो गए। ठीक है, कॉलेजेस वगैरह जाना छोड़ दिया, टीचर्स ने पढ़ना छोड़ दिया, बच्चों ने पढ़ाना छोड़ दिया, उल्टा। ठीक है, मतलब बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया। ठीक है, साथ ही साथ क्या है कि जो लोग कोर्ट वगैरह में काम करते थे उन्होंने बोल दिया कि लात मारता हूं ऐसी नौकरी को, उन्होंने भी कोर्ट्स को बॉयकॉट कर दिया इन द नेम ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इलेक्शन जो होना था काउंसिल इलेक्शन, उसको बॉयकॉट कर दिए, एक्सेप्ट वन पार्टी इन द चैट। बताओ, एक पार्टी जो कि मद्रास की थी, जिस पार्टी ने इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं किया, वो नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी और उनका ये मानना था कि पहली बार तो मौका मिला है पावर हाथ में लेने का, क्योंकि अधिकतर पावर ब्राह्मण्स के पास रहती थी, और तुम बोल रहे हो इलेक्शन बॉयकॉट कर दो, हम तो नहीं कर रहे भैया। ठीक है, तो नेम दी पार्टी, कौन सी पार्टी थी वो, जस्टिस पार्टी। वेरी गुड। ठीक है, तो जस्टिस पार्टी ने बॉयकॉट नहीं किया था। अब देखो हो क्या रहा है, ये एक्सेप्ट, अरे नहीं तो लिखा है एक्सेप्शन ऑफ जस्टिस पार्टी। ठीक है, जस्टिस पार्टी ने बॉयकॉट नहीं किया था, तो इस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला। एक पॉइंट इसमें और ऐड कर सकते हो, आपका इकोनॉमिक फ्रंट। ठीक है, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी क्या होता है, मतलब ये यहां से तो मिट जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखना इकोनॉमिक फ्रंट पे भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में टाउन्स में क्या पार्टिसिपेशन था कि ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट किया गया। ठीक है, बोनफायर्स वगैरह जलाए गए, चौराहे पे लाके कपड़े जला दिए ब्रिटिशर्स के। ठीक है, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड। ठीक है, जो फॉरेन इंपोर्ट होता था कंट्री में वो आधा हो गया एक साल के अंदर अंदर, मतलब हमने इतना बॉयकॉट करके नहीं ले रहे सामान तुम्हारा। ठीक है, तो इससे चलते क्या इकोनॉमिक लेवल पे भी आपको क्या देखने को मिल रहा था कि लॉस हो रहा था ब्रिटिशर्स को। ठीक, अब लिमिटेशन की अगर बात करें तो लिमिटेशन की क्या है, तो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था सही चल रहा था लयबद्ध तरीके से, लेकिन एक साल के बाद में क्वेश्चन उठने लगे कैसे कि शुरू में तो सबने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया तो पत्ते लगा के तो घूमेंगे नहीं, कपड़े तो पहनना पड़ेंगे। तो क्या कपड़े पहन रहे थे, खादी के, लेकिन खादी एक्सपेंसिव था, हर व्यक्ति खादी बार बार नहीं खरीद सकता था। गरीब व्यक्ति के लिए सवाल था सर्वाइवल का कि नेशन तो अपनी जगह है, सही बात है, लेकिन यार मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कैसे बॉयकॉट करके खादी को पहन लूंगा। ठीक है, कैसे बॉयकॉट करके मैं, क्या हुआ, एक मिनट रुक जाओ, लैग हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ, अभी ठीक है, हाँ अभी ठीक है आई गेस, नाउ इट्स गुड आई गेस। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। तो अब जैसे देखा जाए तो हुआ क्या कि खादी एक्सपेंसिव था, तो पीपल ट्रिकल्ड बैक टू द चीप मशीन मेड क्लोथ्स, क्योंकि सस्टेनेंस का सवाल आ गया था। और फिर ये स्कूल कॉलेज छोड़ तो दिए थे, लेकिन घर बैठे बैठे जो टीचर स्कूल छोड़ चुके थे, उनके खुद के बच्चे थे, उनको पढ़ा के उन्होंने क्या कर दिया, पागल कर दिया। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है कि अब रोजी रोटी कहां से आएगी, तो देयर वर नो अल्टरनेटिव इंडिजिनियस इंस्टीट्यूशंस, तो लोगों को काम पे तो जाना पड़ेगा। तो इसके लिए इंडियन अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस, जो मतलब ब्रिटिशर्स के स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए, तो अपने इंडियंस के भी तो होना चाहिए थे, इंडियंस के स्कूल कॉलेज नहीं थे। ठीक है, पेट पालने का सवाल आ गया था, क्या करते हैं, तो इस कारण से क्या कि पीपल ट्रिकल्ड बैक, ठीक है, पीपल ट्रिकल्ड बैक टू दी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस। तो ये टाउन का पार्टिसिपेशन था। अब आ जाओ रामचंद्र, मतलब पीजेंट्स के जो मूवमेंट थे उसको लीड किया बाबा रामचंद्र ने। बाबा रामचंद्र कौन था, एक इंडेंचर्ड लेबर थे जो फिजी से लौट के आए, एक सन्यासी जिन्होंने फिर सारे पीजेंट्स को इकट्ठा किया, और गांव में जो मूवमेंट था ना, इट वाज नॉट मोर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, इट वाज मोर अगेंस्ट द तुलकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि समझना हायरार्की कैसे है कि शहर में लोगों को सीधे ब्रिटिशर्स दिख रहे थे टाउन्स में, लेकिन विलेज में क्या होता था कि विलेज में जैसे अगर आप देखोगे तो विलेजर्स जो होते थे, तो विलेजर्स का सीधा एक्सप्लॉइटेशन ब्रिटिशर्स नहीं कर रहे थे। ब्रिटिशर्स अपने अंडर में क्या रख देते थे, तुलकदार्स और लैंडलॉर्ड्स को रख देते थे और बोलते थे कि तुम टैक्स कलेक्ट करना विलेजर्स से। तो डायरेक्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो गांव के लोगों का पार्टिसिपेशन था, तो उनको ऐसा लगता था कि हमारे दुश्मन तो मेन ये लैंडलॉर्ड्स हैं, ये तुलकदार्स हैं, जो पैसे वाले लोग जो ब्रिटिशर्स के नाम पे हमसे टैक्स लेते हैं। तो गांव में नाई धोबी बंद टाइप की चीजें ऑर्गेनाइज की गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो लैग हो रहा है क्या, अरे यार कहां से लैग हुआ, अभी सही है, कंट्री साइड दोबारा से, ठीक है, कंट्री साइड दोबारा से, ओके, क्या समस्या जा रही है, कंट्री साइड दोबारा से, ठीक है, कंट्री साइड दोबारा, शांत पानी पी लो, शांत हो जाओ, ठीक है, कंट्री साइड दोबारा से। तो अब जैसे अगर हम देखें तो कंट्री साइड में पार्टिसिपेशन जो था, तो जो पीजेंट्स थे ना, उन पीजेंट्स को ऐसा लगता था कि हमारे डायरेक्ट दुश्मन कौन है, ब्रिटिशर्स नहीं है। ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में जो तुलकदार और लैंडलॉर्ड्स को बोल के रखा था कि तुम टैक्स कलेक्ट करके हमें दे देना, तो पीजेंट्स को ऐसा लगता था कि तुलकदार और लैंडलॉर्ड्स हमारी समस्याओं का कारण है। क्यों, क्योंकि वो हाई टैक्सेस इंपोज करते थे, ठीक है, हाई टैक्सेस इंपोज करते थे, लैंड राइट्स नहीं देते थे, बेगार में उनसे काम करवाते थे, कम पैसे देते थे। तो गांव में जो पीजेंट्स थे ना, तो उनके मूवमेंट को जैसे लीड किया बाबा रामचंद्र ने। बाबा रामचंद्र कौन थे, एक सन्यासी थे जो फिजी से लौट के आए थे, इंडेंचर्ड लेबर की तरह लेबर बन के गए थे, अब लौट के आ गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मूवमेंट को लीड किया। तो गांव में क्या, जैसे नाई धोबी बंद वगैरह ऑर्गेनाइज करवाए गए। ये जो नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज
नहीं तो भी बंद ऑर्गेनाइज करवाए गए। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स वगैरह है ना, इनको बेसिक फैसिलिटीज से डिप्राइव किया जाए। बाल नहीं काटेंगे उनके, उनके कपड़े नहीं धोएंगे, फिर क्या करेंगे वो लोग बताओ। ठीक है, तो इस तरह से अब जैसे आप देखेंगे तो कांग्रेस ने भी प्रयास किया कि इन लोगों को अपने मूवमेंट में इंटीग्रेट किया जाए। तो जवाहरलाल नेहरू खुद गांव गांव घूमे, बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर उन्होंने अवध किसान सभा बनाई, और अवध किसान सभा बनाकर उन्होंने पीजेंट्स के मूवमेंट को कंट्री साइड में एक तरह से क्या किया, बंद मतलब धरने पे बैठ जाना बोलते हैं, बंद ऑर्गेनाइज करना, स्ट्राइक वैसा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अवध किसान सभा वगैरह फॉर्म करी जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने, और उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी ना किसी तरह से पीजेंट मूवमेंट को भी सही तरह से चैनलाइज किया जाए। लेकिन दिक्कत क्या होती है पता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि जो हाउसेज ऑफ मतलब यहां पे लिमिटेशन ये रहती है कि पीजेंट्स का मूवमेंट उस नजर से नहीं चल रहा था जिस नजर से कांग्रेस चाह रही थी। अब होता है ना कि मैसेज को कन्वे करने में नीचे नीचे तक जाते जाते क्या होता है कि वो मैसेज का ओरिजिनल फॉर्म बदल जाता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में प्रायोरिटी थी कि नॉन वायलेंट तरीके से काम करेंगे, लेकिन अब पीजेंट ने सोचा कि अब तो क्या है, आजादी लेना है बस। उनको अपना दुश्मन कौन दिख रहे थे, उनको अपने दुश्मन वो लैंडलॉर्ड्स वगैरह दिख रहे थे। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की कंट्री साइड में लिमिटेशन यही रही कि वो मूवमेंट वायलेंट टर्न आउट हो जाते थे। महात्मा गांधी का नाम ले लिया कि महात्मा गांधी ने बोला है मारो इसको, इसके घर से सारा सामान लूट लो। ठीक है, तो लिमिटेशन ये रही थी, देयर वाज वायलेंस इन द कंट्री साइड, हाउसेस ऑफ तुलकदार्स वर अटैक्ड, ठीक है, बाजार्स वर लूटेड, ऑल इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के नाम पे बिल फाड़ दिया कि महात्मा गांधी ने बोला मारपीट मचा दो। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं थी, ये सारी समस्याएं थी। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ट्राइबल्स, अब आ जाओ ट्राइबल्स में क्या हो रहा है। तो ट्राइबल्स के अगर हम जैसे बात करें तो कंट्री साइड में एक तो मेन स्ट्रीम सोसाइटी थी जो गांव में लोग रह रहे थे, दूसरा जंगलों में रहने वाले हमारे भाई आदिवासी लोग भी थे। तो ट्राइब्स जो थे ना, तो जैसे गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में ट्राइबल कम्युनिटी जो है तो एक साथ इकट्ठी हो गई, और उनकी भी लड़ाई क्या थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, कैसी थी कि ब्रिटिशर्स ने उनको उनके ट्रेडिशनल राइट से डिप्राइव कर दिया था, जंगलों में जाने नहीं दे रहे थे, ग्रेजिंग नहीं करवा सकते थे अपने कैटल्स को। तो यहां पे गुरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी, मतलब सारे ट्राइबल्स एक साथ इकट्ठे हो गए, छुप छुप के ब्रिटिशर्स के ऊपर हमला करने लगे। ठीक है, वन सच इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी वाज अलूरी सीताराम राजू। तो अलूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के एक फ्रीडम फाइटर कहेंगे उन्हें, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने अपने साथ अपने सारे कह सकते हैं कबीले के लोगों को इकट्ठा किया, और उन्होंने ये तय किया, मतलब उनका आइडिया ये था कि महात्मा गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति है। ठीक है, महात्मा गांधी के जो आइडियाज थे जैसे खादी को पहनना, वी शुड गिव अप लिकर, ठीक है, शराब पीना बंद कर देना चाहिए। और अलूरी सीताराम राजू को लोग, वहां के जो लोग थे ना, वो बोलने लगे थे तो भगवान का अवतार है। कैसे, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि ही कुड कैप्टिवेट द शॉट ऑफ बुलेट, आप गोली चलाओगे उन्हें कुछ नहीं होगा। अलूरी सीताराम राजू को लोग ऐसा बोलने लगे थे क्या कि वो लोगों को हील कर सकते हैं, इसी के चलते उन्हें इनकारनेशन ऑफ गॉड माना जाने लगा। और अलूरी सीताराम राजू भी क्या बोलते थे कि आजादी लेंगे, लेकिन उन्होंने बोला महात्मा गांधी बहुत अच्छे आदमी, लेकिन नॉन वायलेंट तरीके से आजादी नहीं मिलेगी। और वही लिमिटेशन यहां भी रही कि ही रिजॉर्टेड टू वायलेंस, और एक बार फिर क्या होता है कि उसी प्रोसेस में ही वाज कॉट बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने उन्हें पकड़ लिया। तो इस तरह से कंट्री साइड में पीजेंट्स का पार्टिसिपेशन, ट्राइबल्स का पार्टिसिपेशन। ठीक है, आंसर को अगर मैं आपको ब्रेक करके दूं तो आंसर सिंपल है, क्या है, डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। ठीक है, हाउ द पीपल सॉ एंड पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो टाउन की कहानी, कंट्री साइड की कहानी, कंट्री साइड में भी पीजेंट्स और ट्राइबल्स, और एक और ग्रुप था, वो था प्लांटेशन वर्कर्स का। मतलब प्लांटेशन वर्कर्स यानी क्या, जैसे आसाम के खेतों में क्या हो रहा है, ठीक है, आसाम के खेतों में जो वर्कर्स थे, तो वो सारे वर्कर्स एक साथ क्या होते थे, इकट्ठे हो जाते थे। वो सारे वर्कर्स एक साथ इकट्ठे होकर एकत्रित होकर उसी प्लांटेशन फील्ड पे काम किया करते थे, और उन्हें उस प्लांटेशन फील्ड को छोड़ के बाहर जाने की आजादी नहीं थी। और जब महात्मा गांधी ने स्वराज का कॉल दिया ना, तो उसके चलते क्या है कि उन्होंने स्वराज को क्या समझा कि आजादी का मतलब बस ये है कि एक कन्फाइंड स्पेस से बाहर निकल के चले जाए। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इंडलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 those plantation workers were not allowed to move out of the field without the permission, और वो परमिशन कभी मिलती नहीं थी। ठीक है, तो इसी के चलते क्या है कि जो प्लांटेशन फील्ड वर्कर्स थे, उन्होंने स्वराज का कॉल सुनते से ही बॉयकॉट करा प्लांटेशन फील्ड्स को, निकल पड़े अपने अपने घर की। और हुआ ये लेकिन कि रास्ते में उन्हें क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। खैर, अब जैसे अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट पीपल हैड डिफरेंट नोशंस फॉर स्वराज, या फिर हाउ दे पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग, सबने अपने अपने तरह से समझा, लेकिन सबकी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग के बावजूद भी एक चीज क्लियर थी, क्या, कि जब ये प्लांटेशन वर्कर्स स्वतंत्र भारत का नारा लगा रहे थे, तो आइडिया ऑफ स्वतंत्र भारत जब डेवलप हो रहा था, तो एक पैन इंडिया इमेज डेवलप हो रही थी। लोग अब अपने आप को इमीडिएट आइडेंटिटी से नहीं देख रहे थे, लोग अब अपने आप को एक बड़ी नेशनल इमेज का पार्ट देख रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट था, क्या, कि लोगों के अंदर वो जो पैन इंडिया इमेज है, पैन इंडिया मतलब वो एक पूरे राष्ट्र की जो छवि थी, वो बनना शुरू हो गई थी। ठीक है, तो अब जैसे अगर आप देखेंगे तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, अब बोलोगे बढ़िया चल रहा है, नहीं, वायलेंट हो जाता था मूवमेंट, जैसे मैंने बताया कि कंट्री साइड में वायलेंट हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, तो मूवमेंट वायलेंट हो जाता था, और वही एक इंसिडेंट होता है 1922 फरवरी में, जब क्या होता है, जब चौरी चौरा इंसिडेंट होता है उत्तर प्रदेश गोरखपुर में, गोरखपुर के पास में चौरी चौरा जगह है, वहां पे क्या होता है, वहां पे एक पुलिस स्टेशन जला दिया जाता है प्रोटेस्टर्स के द्वारा, जिसके चलते 22 पुलिसमैन जो है तो जिंदे जल जाते हैं। ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी इंसिडेंट के चलते क्या महात्मा गांधी ने बोला धत तेरी की। ठीक है, अभी लोगों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 1922 में कॉल ऑफ कर लिया गया। ठीक है, तो बोलो यहां तक की सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, विराम लिया जाए, एक गुट पानी पियो, सब क्लियर है। हिंदी चैट बताओ जरा, मैं डाउट देख रहा हूं तुम्हारे। आरआरआर मूवी में दिखाया गया अलूरी सीताराम राजू को, वेरी गुड। बताओ, कांग्रेस सेशन के टाइम पे ब्रिटिशर्स कहां रहते थे, कांग्रेस सेशन के टाइम पे ब्रिटिशर्स कहां रहते थे, यहीं रहते थे। तो अब लोग इकट्ठे